सबसे पहले तो सबको नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हमारे बरसर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व में 3 बार रहे जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रदीप शर्मा जी, हमारे बरसर से 3 बार रहे विधायक वर्तमान में यहाँ से प्रत्याशी आदरणीय भाई रतनपाल जी, जिला के महामंत्री अजय रिंटू जी, मंडल के अध्यक्ष श्री यशवीर जी, हमारे दोनों महामंत्री और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। आज जैसा आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव चले हैं और लोकसभा के चुनावों के साथ साथ बरसर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा का उपचुनाव भी होने जा रहा है। आज पूरे देश में जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पूरे देश में लहर चली है, आदरणीय मोदी जी का जो कार्यकाल 10 वर्षों का रहा है, उसके मद्देनजर जैसा पार्टी ने नारा दिया है कि इस बार 400 पार, तो वो 400 पार का नारा पूरा होता नजर आ रहा है। चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की चारों सीटें जीतने वाली है और हमारे यहाँ हमीरपुर पार्लियामेंट्री से हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। पिछली बार चौथा चुनाव जब उन्होंने जीता था तो 4 लाख से ऊपर यहाँ से उनकी जीत हुई थी और पार्टी ने इस बार ये लक्ष्य निर्धारित कर रहा है कि इस बार अनुराग ठाकुर जी को यहाँ से 5 लाख मतों से विजय बनाकर भेजेंगे। और जहां तक हमीरपुर जिला की बात करूं, हमीरपुर जिला में जैसा देखने में मिल रहा है कि बहुत ज्यादा उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में और जनता के बीच में है और ये उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि माननीय अनुराग ठाकुर जी ने अपनी ईमानदारी से, अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से आज एक ऐसा स्थान भारत की राजनीति में बनाया है, उसमें हमीरपुर जिला का भी मान सम्मान बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान बढ़ा है। चाहे हम विकास की बात करें, संगठन की बात करें, उनके अपने द्वारा किए गए कुछ कार्यक्रमों की बात करें, हर तरफ से अनुराग ठाकुर जी ने कोई कमी नहीं रखी है। और इसी कड़ी में हमारे यहाँ से बरसर विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलजुल कर जहाँ चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के लिए काम कर रहे हैं और उनको बहुत भारी बहुमत से जिताने के लिए लगे हुए हैं, वहीं हमारे यहाँ से प्रत्याशी आदरणीय श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी जो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, इनके साथ भी पूरा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मंडल के सभी हमारे आदरणीय प्रदीप शर्मा जी जो हमारे पूर्व में यहाँ से 3 बार बहुत मतों से यहाँ से जीते आए हैं, विधायक रहे हैं, चाहे हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं आदरणीय यशवीर पटियाल जी, इनकी सारी टीम और माननीय इंद्रदत्त लखनपाल जी के भी सभी जो इनके साथ इनके कार्यकर्ता साथी आए हैं, वो भी सब मिलजुल कर पूरे समन्वय के साथ इस बार ये तय कर रखा है कि जहां अनुराग ठाकुर जी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे, वहीं इंद्रदत्त लखनपाल जी को भी हम यहाँ से भारी बहुमत से विजय बनाने वाले हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। पूरे संगठन के लोग इकट्ठे चले हुए, इकट्ठा काम कर, आपके सामने सभी संगठन के लोग बैठे हुए, कुछ एक अफवाहें लोग उड़ाते रहते हैं कांग्रेस के लोग, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि हमेशा कमल के फूल के लिए काम करते हैं, सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए हैं उनका हम तहे दिल से स्वागत हमने किया है और उनके लिए दिन रात हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम यहाँ से आते हैं अनुराग ठाकुर जी को जहाँ बरसर विधानसभा क्षेत्र से, और हमारी कोई इसी से वो नहीं है। हमारे तो कमल का फूल निशान है, लोगों में जाएंगे, वोट लेंगे और पार्टी साथ चलेंगे, पार्टी साथ चलेंगे। आपको कुछ नहीं बोलिए, नेशनल हाईवे रोड है वो पास और करोड़ों रुपए का बच्चा अनुराग ने दिया है और जमीनों का पैसा भी दे दिया और काम चला हुआ है, रात दिन काम चला हुआ है और बहुत बढ़िया सुंदर रोड बनेगा। आप देखिए हमारे 4 लेन के रोड बिलासपुर में बने हैं, रेलवे लाइन जो हमारी रोपड़ी से बिलासपुर आ रही है, अनुराग का सही लगता है। एक बिलासपुर के अंदर जो है पहले बजट में अनुराग ने लिया था, वो पहले बजट में डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वच्छता मंत्री थे और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे जो उनके बड़े नजदीकी थे अनुराग जी के, पहले ही बजट में पैसा दिया था। मेडिकल कॉलेज के लिए करोड़ रुपए लाए अनुराग जी, ऐसे देखो इंस्टीट्यूट लाए। धूमर साहब मुख्यमंत्री थे, हमारे जिले में कितने दफ्तर आए।
जो काम कराने हमें बिलासपुर, धर्मशाला, शिमला जाना पड़ता, अब वो काम हम ही पर होते हैं। आईपीएल का जोन है, पीडब्ल्यूडी का जोन है, फॉरेस्ट का यहाँ का कार्यालय, बहुत बड़ा ऑफिस है, बिजली बोर्ड का दफ्तर है। यहाँ पर ना तो एक्सरे का कोई करने वाला है, ना ही कोई अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पे स्थायी समाधान है। उसके लिए भी बाहर से 2 दिन के लिए व्यक्ति आता है और फिर चला जाता है। तो यहाँ जो एक हमारा सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत रश रहता है, क्योंकि साथ वाले जिला भी यहाँ को आते हैं, यहाँ के लोग आते हैं, बिलासपुर से यहाँ पे लोग आते हैं। तो इन सारी बातों को देखा जाए तो बरसर का जो हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल है, इसका काम जो है बहुत लेट। इसकी भी हमने DPR सारी तैयार करके भेजी, लेकिन हमेशा जो है माननीय मुख्यमंत्री बजट का उन्होंने रोकते रहते हैं। ऐसे ही हमारा भुट्टा में जो है PSC था, उसको पिछली आदरणीय जयराम ठाकुर की सरकार ने अपग्रेड किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही सुखो जी की सरकार बढ़ी, उन्होंने उसे डीनोटिफाई कर दिया। और मैंने उनसे आग्रह भी किया था कि कृपया करके इस हॉस्पिटल को आप डिग्रेड मत करें, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और OPD भी बहुत ज़्यादा है, और साथ में वहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। तो कई बार चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने हमारी बात को मानी। और अभी हाल ही में पीछे 3 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी की कि PSC भुट्टा में 4 बजे के बाद किसी भी मरीज को अटेंड नहीं किया जाएगा, और उसकी वजह से भी लोगों में नाराजगी थी। हमने फिर बात की मुख्यमंत्री से, अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। उस समय तो उन्होंने वहाँ पे 2 डॉक्टर दे दिए डेपुटेशन, और एक डॉक्टर उसमें से भी चला गया। मैंने फिर उनसे कहा कि कृपया करके आप हमें यहाँ पे 2 स्टाफ नर्सें दे दो और 2 डॉक्टर्स दे दो, ताकि हमारी जो ये PSC है फिलहाल ये ठीक ढंग से चल पड़े, और आने वाले समय में आप इसको अपग्रेड कर देना। लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया। इसी के साथ हमारा जो बिजड़ी में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, पिछले 10 महीनों से उसकी फाइल जो है तो टेक्निकल सेंक्शन के लिए स्वास्थ्य विभाग के सचिव के पास पड़ी, और बार बार बोलने के बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्री से मैंने बात की, मुख्यमंत्री से बात की, लेकिन हर बार टालमटोली उसमें मिली, और वो काम भी आज वहीं का वहीं है। क्योंकि बिजड़ी का जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो पूरे टप्पा ढटवाल को लाभ होता है, लेकिन आज वहाँ पे स्वास्थ्य के उसमें देखा जाए तो कोई भी वहाँ अच्छी तरह से हालात ठीक नहीं। इसी प्रकार हमारा जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना है वहाँ पे बिजली के अंदर, उसमें 4-5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाई गई है, पंचकर्मा की मशीन वहाँ लगाई गई है, और वहाँ पे पंचकर्मा का कोई डॉक्टर नहीं है। अभी हाल ही में वहाँ से डॉक्टर रिटायर हो गया। हमने माननीय मुख्यमंत्री से पहले ही कहा था कि डॉक्टर रिटायर होने वाला है, यहाँ पर एक डॉक्टर आप और भेज दीजिए, लेकिन वो वहाँ पे 10 बेडेड हॉस्पिटल था, वो भी मुगल साहब ने बनाया था, उसको 10 बेडेड भी शर्मा जी को मालूम है उसके बारे में। लेकिन आज वहाँ देखा जाए तो वहाँ भी हालात बहुत खराब है, तो जो पेशेंट जो वहाँ जाते हैं उनको वहाँ बहुत दिक्कत है। तो हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र की जो हमने लड़ाई लड़ी थी पिछले सरकार के समय में, आज वो उससे भी बदतर होती है। चाहे हमारे जिला हमीरपुर का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, अब वहाँ देखा जाए तो वहाँ पर जो सर्विसेज है पब्लिक के लिए नगण्य है। पिछली बार मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई कि हमारे जिला के हमीरपुर है, आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कृपया करके इस हॉस्पिटल की जो है स्थिति को ठीक किया जाए। तो उन्होंने कहा क्या कारण है, कारण क्या है तो आप अपने अधिकारियों से पूछिए। अब वहाँ पे जो हमारी प्रसूता बहनें जाती हैं और लेडीज जाती हैं, तो उनको नीचे लिटाया जाता है हॉस्पिटल में। और मैंने ये चर्चा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि हमारे लिए शर्मनाक है कि हमारे जिला में इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में महिलाओं को नीचे सोना पड़ता है, या एक बेड पे 3 महिलाओं को सुलाया जाता है। तो वहाँ पे इलाज कैसे करेंगे, इन्फेक्शन होता है, डर होता है। लेकिन सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे एक रोष जनता के बीच में था, हमारा भी रोष था कि हमारी बात को सुनवाई नहीं कर रहे। ऐसे ही कोटला में 132 kVA का सब स्टेशन हुआ, तो वीरभद्र जी के समय में वो हमें लगा था 132 kVA का सब स्टेशन, लेकिन आज वो बन के 6 महीने से तैयार है। और मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि हमारे क्षेत्र में बिजली की बहुत समस्या रहती है, आप कृपया करके, विभाग भी आपके पास है, आप इसकी जो फॉर्मेलिटी जो करें इसको जनता को समर्पित करें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो सुना नहीं। आज 26 करोड़ रुपए देनदारी है उस हॉस्पिटल की सरकार ने, लेकिन सरकार ने उसमें 1 साल हो गया दिए नहीं। बिजली विभाग मुख्यमंत्री के पास होने के बावजूद आज बिजली विभाग में न खंभे हैं, न तारे हैं, न कंडक्टर हैं, न ट्रांसफार्मर है। लगभग 85 के आसपास जो ट्रांसफार्मर है वो हमारे बरसर विधानसभा क्षेत्र में रिक्वायर्ड है।
जिसमें अपग्रेडेशन भी होनी है और नए ट्रांसफर हुई है। बार बार बोलने के बाद में मुख्यमंत्री का एक ही जवाब रहता था कि 15 दिन में आ जाएगा सारा सामान। जब अधिकारियों से बात करें वो भी यही कहते थे। आज 15 दिन करते करते 1 वर्ष 4 महीने हो गए, लेकिन वो सामान आज तक नहीं आया, जिसकी वजह से जनता में तो रोष हुआ, अंदर भी रोष हुआ कि हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही है किसी भी स्तर पर। और जो मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 बार, उसको हमने फलीभूत करना है। तो मिलकर हम यहाँ सब लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए 400 करोड़ रुपए के काम तो नहीं हुए, ये मैंने कहा था कि 400 करोड़ रुपए की प्रस्तावना है, उसमें 130 करोड़ का तो हमारी स्कीम थी और 25-26 करोड़ रुपए का हमारा ये सिविल हॉस्पिटल है और 16 करोड़ रुपए का हमारा जो ब्लॉक का जो बहुउद्देशीय भवन बन रहे हैं और 16 करोड़ रुपए से ही हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन रहे हैं और इतना ही पैसा हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर PSC भुट्टा में बन रहे हैं। बस अड्डे के लिए 10-12 करोड़ रुपए लगना है और 2 करोड़ रुपये भुट्टा के बस अड्डे के लिए लगना है। इस प्रकार के विभिन्न मदों में जो एक प्रस्तावना थी कि हमें लगभग 400 करोड़ रुपये की दरकार है सरकार से और वो पैसा हमें चाहिए था, लेकिन सरकार के पास बजट ना होने की वजह से सारी की सारी स्कीमें कटाई में लटक गई। और ये भी इसके साथ ही जैसे और भी जो चीजें थी हमारी, देखिए आज श्रम कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया। श्रम कल्याण बोर्ड को भंग करने से कितना नुकसान हुआ। जिन बेटियों ने अपनी शादी के लिए आवेदन किए हुए थे, जिसमें 51,000 रुपये मिलता है एक बच्ची की शादी के लिए और 1.5 लाख रुपये से मेडिकल क्लेम मिलता है, इलाज अगर कोई बीमार हो जाए गंभीर घर में उनके इलाज के लिए, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको 2 लाख रुपये क्लेम मिलता था, घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये मिलता था और वो बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने सहारा योजना को बंद कर दिया, जो आज सहारा योजना से 3,000 रुपये मिलते थे आदरणीय जयराम ठाकुर जी के समय में। वो एक ऐसी योजना बनाई गई थी जिससे जो गरीब लोग हैं या असहाय लोग हैं जो बिस्तर पे बीमार पड़े रहते थे उनको एक सहारा दिया था सरकार ने। 3,000 रुपये पर मंथ उनको मिलता था, लेकिन आज वो पैसा मिलना बंद हो गया। आज वो परेशानी में है वो लोग। तो जब भी हम गाँव में जाते हैं उन लोगों से मिलते हैं तो वो हमसे बात करते हैं कि आज हमारा क्या होगा, हमें पैसा नहीं आ रहा इतने महीने से। एक वो फिर हिम केयर का जो सबसे बड़ा एक हेल्थ कार्ड जो बना है उसके जो पैसे की जो देनदारी है आज वो बंद है। आज हमारे जो सिटी हार्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर दिल के रोगी जितने आते हैं उनके यहाँ इलाज किया जाता है। एकमात्र हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हो या आसपास के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हो या मंडी के साथ बड़ा इलाका हो, उन सबके पेशेंट यहाँ पर आते हैं और कई बार रात को या दोपहर को हमें फोन आ जाता है मरीजों के अटेंडेंट जो जानने वाले होते हैं कि हमारे यहाँ पेशेंट का कार्ड नहीं चल रहा है। इन डॉक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा 9.5 करोड़ रुपए तो हमारे देनदारी है सरकार की तरफ से। जब तक सरकार पैसा नहीं देगी तो कैसे इलाज होगा लोगों का। तो ये और PGI में वो कार्ड नहीं चल रहा है। हमारे इवन की हमारे हिमाचल के जो हॉस्पिटल है उनमें नहीं चल रहा है। तो हर जगह जो पैसा देने को है 300-350 करोड़ रुपए की देनदारी है सरकार की। जो ये समाज से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं जिनको चलाया जाना अत्यंत आवश्यक था और इसकी तरफ सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। तो ये भी तो लोगों के बीच विराज की है, लोग तो हमें पूछते ना। और दूसरा इस तरह की कई और भी जो विभिन्न आप स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भंग कर दिया, ठीक है वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, आपने दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। करना मूल्य का आधार पर आपने कहा था कि हम नीति बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, तब अब करना मूल्य के आधार पर नौकरी नहीं मिली, 14 महीने हो गए। उसके बाद आउटसोर्स के ऊपर जो बहुत लड़ाई लड़ी थी पिछली सरकार के समय में, आज उनका क्या है। आते मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पे हमारे मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स पे नर्सेज लगी हुई थी, डाटा ऑपरेटर लगे हुए थे, वार्ड बॉय लगे हुए थे, सारे के सारे निकाल के बाहर कर दिए। हमारे यहाँ IPS विभाग में ही 45 लोग जो आउटसोर्स पे लगे हुए थे, वाटर गार्ड लगे हुए थे, कोई पंप ऑपरेटर लगे हुए थे, सारे निकाल के बाहर कर दिए। तो आज सारी दिक्कत जो है ये इतनी ज्यादा हो गई है जिसकी तरफ सरकार ने कभी योजना नहीं बनाई, कभी सोचा नहीं। पंचायती राज विभाग में एक टीए के पास 5 पंचायतें, एक ग्राम रोजगार सेवक के पास 5 पंचायतें, सेक्रेटरी हमारे पास 1-2 पंचायतों में बैठे हुए। तो अब हमारे जो मनरेगा का जो काम है कैसे चलेंगे। सरकार से इसके बारे में चर्चा की, हमने कहा नौकरियां भरो। आपने जनता से वादा किया हुआ है कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। अगर इसकी तरफ आप पहले से विस्तार ढंग से सोचते तो आप ये नौकरियां भर सकते थे। और आज भी 70 से 75 हजार नौकरियों से सरकारी कार्यालय में खाली पड़ी है, लेकिन सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है।
ये सारी नाराजगियां थी जिसकी वजह से हमें ये सब कदम